हेलो स्टूडेंट। हम लोगों को जो है आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू को थोड़ा सा डिस्कस करना है। एक्चुअली जो जो यहाँ पे जो लेवल ऑफ द जो पेपर मैंने आपको बनाया है, जो एक स्लाइड सी या मैं बोलूंगा एक जो पीडीएफ हमारे पास है, ये ज्यादा हाई लेवल भी नहीं है और ज्यादा बेसिक भी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल। क्योंकि मैंने कहा कि इसके बाद जो हम सेकंड लेवल को बढ़ाएंगे उसका थोड़ा सा ऊपर लेवल देंगे और हम इससे कंटिन्यू लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द एक्व सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ आपको दिख रहा है कि वो कह रहा है कि एक्व सॉल्यूशन में जो है कौन सा वाला बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। कंडक्टर्स का मीनिंग होता है कि सर अगर कोई सब्सटेंस अगर आयनों में आयंस में जल्दी से टूट जाता है तो एक बेटर कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने आपको दिया गया है। जैसे कि एसिडिक एसिड की बात करें तो जो एसिडिक एसिड हमारे पास है ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है ना। ये एक वीक एसिड होता है और HCl आप जानते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड है और जल्दी से क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाएगा। H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए और बाकी अमोनिया और फ्रक्टोज भी आपके पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है कि सर जो आसानी से टूट नहीं पाएगा, ठीक है ना, आसानी से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाता है, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि इसके केस में। और यहाँ पे ये जो HCl है तो सर ये क्या है, एक तरीके से ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक्चुअली में हमें चाहे कोई आंसर अगर रॉन्ग है तो उसके पीछे क्या रीजन है ये भी हमें जान के चलना है। और कोई अगर आंसर करेक्ट है तो हमें ये भी जान के चलना है कि भाई वो कैसे करेक्ट है, उसके पीछे क्या रीजन है। ये सब चीजों को लेके हमें चलना है, ठीक है ना। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि गाइस क्या दिया गया है, an increase in conductivity equivalent of solid electrolyte with dilution, ठीक है ना। an increase in conductivity equivalent of a solid electrolyte with dilution is primarily due to। कहने का मीनिंग ये है, वो कह रहा है किसी सॉलिड का जो है, किसी सॉलिड की अगर कंडक्टिविटी जो है, इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है गाइस, मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस इस तरीके से वाटर में है तो इस सॉल्यूशन में डाइल्यूशन, वाटर का मतलब डाइल्यूशन, इस सॉल्यूशन में वो अपनी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा। इस सॉल्यूशन में सर वो एक तो प्लस आयन में टूटेगा और दूसरा नेगेटिव आयन में टूटेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं, आयंस का जो मूवमेंट है उसी को बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। और इस आयनिक मोबिलिटी की वजह से, इस आयनिक मोबिलिटी की वजह से ये क्या करते हैं, ठीक है ना, इस आयनिक मोबिलिटी की वजह से ये कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यही रीजन है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था, ठीक है ना। क्योंकि बी में देखिए क्या लिखा है, 100% इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन विद न्यूट्रल नेचुरल डायलेशन। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। टूटने का मतलब ये तो कंडक्टिविटी तो तभी बढ़ेगी जब पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट नहीं था। सी वाला भी देखिए, इंक्रीज इन बोथ आयन नंबर एंड आयनिंग मोबिलिटी। आयन के ठीक है ना, नंबर से मतलब नहीं है हमें। तो जो है आयनिंग मोबिलिटी, अगर आयंस का नंबर कितना भी हो उससे मतलब थोड़ी ना है, अगर आयनिंग मोबिलिटी तो नहीं है। लेकिन अगर आयनिंग मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसलिए हम बोल देते हैं कि सर ये बढ़ जाता। तीसरा वाला ऑप्शन हमारे पास है, राइज इन आयन काउंट्स। नो 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 नो, आयन को बढ़ने से कोई लेना देना ही नहीं होगा।
ठीक है ना गाइस, बहुत ही सिंपल सी बात थी, दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिए हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता पा रहा था कि हमारे पास किस तरीके से ये क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप की ये प्रॉब्लम हमें आती है, और बहुत सारी चीजें हमें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, जैसा कि ठीक है ना, ये सब चीजों को हमको जो है ध्यान में रख के चलना है। ठीक है ना, चलिए ये थोड़ा सा जो है इसमें एक्चुअली इरेज होने में दिक्कत कर रहा है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से और आगे कुछ चीजें नई बातें इसमें जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस टाइप का जो है और भी बातें हम लोगों से पूछी जा सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर हम लोग एक और नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 positive and Cl minus are respectively 127 and 76 ohm inverse centimeter inverse at infinite dilution पे दिया गया है, और आपको कह रहा है BaCl2 की कंडक्टिविटी हमें निकाल के देनी है। बहुत सिंपल और जाहिर सी बात है कि सर उसने लैम्डा इक्विवेलेंट दिया गया है, लैम्डा इक्विवेलेंट Ba2 पॉजिटिव आयन का दिया गया है, कितना दिया गया है 127, वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड इक्विवेलेंट इनवर्स है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है। ठीक है ना, और लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस का दिया गया है 76। अगर आप इस कंपाउंड का जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर इस कंपाउंड का आप लैम्डा इक्विवेलेंट निकालते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे BaCl2 का, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आपको ये कैसा हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे, ये पहले लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Ba2 पॉजिटिव, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव, तो हमें दो क्लोराइड का देना पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम है तो सर जाहिर सी बात है दो ही का हमें देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिए, अगर हमको ये दोनों के दोनों टर्म यहाँ पे जो है फाइंड आउट करने हैं या इनके बारे में हमें बताना होगा, तो किस तरीके से कौन सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे इसके केस में अप्लाई करूंगा। तो देखिए जो लैम्डा Cl हो जाएगा ये 2 × 76 हो जाएगा, तो इजिकल टू ये आपका 152 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो मैं लैम्डा ऑफ BaCl2 इजिकल टू ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 × लैम्डा Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना, 2 × लैम्डा Cl नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप, अरे क्योंकि इक्विवेलेंट मास के लिए हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए एन फैक्टर निकालना पड़ेगा ना, तो चार्ज कितना है बेरिलियम पे 2 है, 2 का चार्ज है तो +2 का चार्ज है, तो ये तभी तो इसको करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जो भी आएगा, तो ये देखिए कितना आ रहा है सर, ये 127 प्लस 152 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 139.5, ठीक है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है ना, तो ये इसमें करेक्ट आंसर आएगा। स्टूडेंट आप इसको जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कभी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है नॉर्मेलिटी से रिलेशन इसका होना चाहिए। और नॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या है सर, नॉर्मेलिटी का मीनिंग होता है, नॉर्मेलिटी का मीनिंग होता है एन फैक्टर। तो सर बेरिलियम क्लोराइड जब भी आयंस में टूटेगा
तो Ba2 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो n फैक्टर कितना आएगा, +2 ही तो आएगा, तो इसलिए आंसर इसका इतना आएगा। कर लेंगे शायद आप लोग, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे थी, ठीक है ना। सो गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर था, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 1 ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जानते हैं। व्हेन हीटिंग वन एंड ऑफ, ठीक है ना, व्हेन हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल प्लेट द अदर एंड गेट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि जब भी आप कभी भी वन एंड को आप जो है वन एंड को आप गर्म करते हो, तो अदर एंड वो कह रहा है कि क्या हो जाता है, और दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। ऐसा सर ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप। चलिए आइए बात करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान के चलिए कोई एक रॉड थी आपके पास आयरन की, ये कोई एक आयरन की रॉड थी, आपने क्या किया, इसके इस साइड को क्या किया, गर्म किया, और ये वाला भी गर्म हो गया। तो जाहिर सी बात है सर, इस साइड अगर आप गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ इस एंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एंड के इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करेंगे, ऑलरेडी मूव करेंगे, नहीं करेंगे। तो एनर्जाइज्ड जो एनर्जी, जो गर्म इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, अदर एंड की तरफ क्या होंगे, मूव करेंगे, और इसलिए ये वाला एंड भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बॉडी पूरी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल रॉन्ग था, रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल का कोई रोल इसमें नहीं होता है। मोबिलिटी ऑफ एटम इन द मेटल, भाई एटम की मोबिलिटी से क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉन अगर एक एंड से दूसरे एंड में जाएंगे, जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो एंड गर्म होगा, तो इसलिए ये भी रॉन्ग था। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट था, और माइनर पर्टर्बेशन इन द एनर्जी ऑफ द एटम, दिस इज द रॉन्ग। तो ओनली आपका यही आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। ओके, एक हमारे पास बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमें जानना था। यहाँ पे क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, इसके बारे में जान लेते हैं। द weight of silver displaced by quantity of electricity which displaces, ठीक है ना, जो कि डिस्प्लेस हो रहा है, कह रहा है आपसे, ठीक है ना, which displaces 5600 ml of O2 at STP। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेट ऑफ सिल्वर आपको निकालना है, डिस्प्लेस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, विच डिस्प्लेस कर रहा है वो आपका 5600 ml ऑफ O2 एट STP। हमें मास निकालना है सिल्वर का। आइए कुछ डेटा इसमें हमें दिया गया है, नोट करते हैं। सबसे पहले हमें W ऑफ Ag निकालना है, ये तो हमें निकालना है, जो दिया नहीं गया, क्वेश्चन मार्क इस पे लगा देता हूँ। मोलर मास सिल्वर का होता है 108 ग्राम होता है, और स्टूडेंट आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है 5600 ml के अप्रोक्सीमेट, और मोलर वॉल्यूम तो आप जानते हैं सर 22400 ml होता है। अब हमें W ऑफ Ag निकालना है। आप लोगों को पता है सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज ने क्या बोला था, सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज आपसे क्या बोला था, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए। फेराडेज के सेकंड लॉ में ये बोला गया था, जब एक या एक से ज्यादा जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो एक अगर सीरीज में अरेंज होते हैं, तो उनका जो मास है, ठीक है ना, उनका जो मास होता है वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है ना। या मैं ऐसे लिख दूंगा, W ऑफ वन ऑफ एलिमेंट डिवाइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ that element is equal to W of O2 divided by equivalent weight of O2। ऐसा आपको निकालना है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज अगर सिल्वर की बात करते हैं, तो Ag पे तो आपको पता है +1 का चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 का चार्ज होता है।
ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अगर निकालेंगे तो देखिए मोलर मास अपॉन क्या होता है, चार्ज, मोलर मास अपॉन C का मतलब चार्ज मैंने लिखा हुआ है, तो 108 डिवाइडेड बाई 1, तो सेम उतना ही आ जाएगा जितना है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर इसका निकालेंगे, थोड़ा हमारे पास स्पेस नहीं हो पाता, पेज छोटा होता है, मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बच्चा जरा ध्यान से सुनिए, अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होगा, तो एक ऑक्सीजन एटम का निकालना है हमें, तो ऑक्सीजन एटम दिखा देना होगा, तो ऑक्सीजन एटम का तो कितना होता है 16 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का फैक्टर 2, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 8। ऑक्सीजन में O2 को आपको कंसीडर नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। ऑक्सीजन में अगर आप O2 को कंसीडर करेंगे तो एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, 2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चार्ज आपका 2 ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा, तो तब भी इतना ही आएगा। अगर आप O2 को भी कंसीडर करते हैं तो 32 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा, तो इतना ही आएगा। तो इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर ठीक है इक्विवेलेंट, लेकिन W ऑफ कैसे निकलेगा, तो W ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें पहले वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू N करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, तो N, तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑक्सीजन का देखो N इज इक्वल टू W ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दूं मैं इसको, तो देखो कितना आ रहा है 5600 अपॉन कितना हो जाएगा ये 5600 अपॉन 22 और इनटू यहाँ पे 32 आएगा, तो इज इक्वल टू ये 8 ग्राम ही ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास W ऑफ O2 भी कितना आ जाएगा 8 ग्राम ही आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इतना आ जाएगा, ठीक है ना। आइए, तो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा हुआ है, इस फॉर्मूले में रखिए, तो देखिए गाइस W ऑफ Ag कितना है आपको निकालना है, W ऑफ Ag मोलर मास इक्विवेलेंट मास कितना है 108, और W ऑफ O2 कितना निकला सर, W ऑफ O2 भी 8 निकल गया, और इक्विवेलेंट वेट भी इसका कितना है 8 है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 8 से 8 जब आप कैंसिल करोगे तो W इज इक्वल टू 108 ग्राम ही आ जाएगा आंसर करेक्ट। स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर है, और आपको वहां पे आंसर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन था, है ना। काफी सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको काफी अच्छे से इसको थोड़ा सा एक बार और देखना है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करने में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमारे पास पेज इतना बड़ा नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखें तो आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, और कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं, कुछ इसमें है नहीं कि भाई कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों का, क्योंकि ये काफी कम समय में ही जो है मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ है ही नहीं ज्यादा, कुछ मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट भी आप लोगों को इसमें नहीं करना है, ठीक है ना। काफी सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी इसमें नहीं है, इतना ज्यादा हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि, ठीक है। चलिए आइए और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जानते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट देखते हैं, तो देखिए वंस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर वाज passed through a 1 liter of copper chloride solution for 16 minutes and 5 seconds, ठीक है ना। All the solutions copper was deposited at the cathode, the strength of solution copper chloride was इतना इतना दिया गया है। देखिए कुछ भी नहीं है, वंस करंट आई की वैल्यू दी गई है, पास थ्रू 1 लीटर ऑफ कॉपर, एक वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर, फॉर 16 मिनट एंड 5 सेकेंड, और फिर आपको कह रहा है कि
all of other solutions, copper was deposited at the cathode. The strength of solution of copper chloride was, और ये आपको कॉपर का मास दिया गया है, वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आइए जानते हैं सर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए आई की वैल्यू दी है 1 एम्पियर, टाइम दिया है आपको 16 मिनट, 16 मिनट 5 सेकेंड। 16 मिनट 5 सेकेंड को आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 960 से इसको मल्टीप्लाई करिए प्लस 5, 960 आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 965 सेकेंड आ जाएगा। और उसके बाद आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है। फिलहाल देखते हैं, इसका कुछ काम तो नहीं है। कॉपर पे जो चार्ज होगा वो +2 का चार्ज होगा। फैराडेज की वैल्यू और मोलर मास इसका दिया गया। देखिए हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें कंसंट्रेशन निकालना है। जब भी कभी भी कंसंट्रेशन निकालते हैं ना तो नॉर्मेलिटी में निकालना बेटर होता है। नॉर्मेलिटी में एक्चुअली एक एक्यूरेट वैल्यू निकल जाती है, एन फैक्टर के साथ नॉर्मेलिटी वाला टर्म हमें सॉल्व होके दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन में कैसे निकलेगा नॉर्मेलिटी के टर्म में। तो देखिए फैराडेज ने क्या बोला था, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, जेड जिसको बोलते हैं, इनटू आई इनटू टी। फैराडेज लॉ में ये बोला गया था। तो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज इनटू F इनटू IT, होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस मोलर मास को नीचे लाओ इधर, इसको W अपॉन M करिए, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे IT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N इंटू फैराडेज। तो इस W अपॉन M को N बोल सकते हैं ना, मोल। तो ये I इंटू टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हो जाएंगे इंटू फैराडेज। सर ये निकल गया, ठीक है निकाल दिया। चलिए पहले N निकाल, हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो गाइस नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा मोलरिटी इंटू चार्ज करना पड़ेगा। मोलरिटी इंटू चार्ज, 402 का मोलरिटी निकालूंगा मैं पहले। तो मोलरिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम तो सर 1 लीटर दिया गया है तो मोल्स निकालता हूँ पहले, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल निकाल रहा हूँ। तो I इंटू टी, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, इंटू 965 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 965 तो नंबर ऑफ मोल यहां से निकल गया आपका 5 इंटू 10⁻³ निकल गया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगा और जो आसानी से निकल गया, मोल इतना निकल गया। तो सर मोलरिटी कितनी होगी, इधर देखो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना निकलेगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1। क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम तो ऑलरेडी 1 लीटर में है तो ये इसकी मोलरिटी निकल गई। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये करीब करीब आएगा 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर को दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बढ़िया से सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए यही रीजन था, करेक्ट आंसर है। आंसर की आपको साथ में है, विद ए सॉल्यूशन आपको आपका आंसर मिल रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है ना। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन दिखने में काफी ज्यादा थ्योरेटिकल दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी लॉजिक के साथ समझना इसको जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन में है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी। एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात उसने लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि सर इसमें वाटर भी होगा और साथ में क्या होगा H2SO4 भी होगा। तो एनोड पे वही जाएगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो अगर वाटर टूटेगा तो या ये H पॉजिटिव आयन प्लस OH माइनस आयन बनाएगा।
और H2SO4 जब टूटेगा तो सर ये क्या बनाएगा, ये भी वही 2H पॉजिटिव आयन बनाएगा प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन बनाएगा। तो नेगेटिव वाले आयन ये दोनों ओनली एनोड पे जाएंगे, ओनली ये दोनों ही एनोड पे जाएंगे, पॉजिटिव वाले कैथोड पे जाएंगे। तो सर दोनों में से तो एक ही प्रोडक्ट जाएगा, तो एनोड पे वही जाएगा गाइस, एनोड पे प्रोडक्ट वही जाएगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो एनोड पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। अगर एसआरपी कम है तो वो एनोड पे जाएगा, ठीक है ना, वो एनोड को जाएगा। तो सर एसओ, तो इन दोनों में से ये एक्चुअली ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू बिल्कुल दिए हुए रहेंगे, बहुत सिंपल से तरीके से आपको सॉल्व करना है। एसआरपी दे रहा है तो एसआरपी को कैसे करना है, सर एसआरपी की वैल्यू आप याद थोड़े ना कर पाओगे यार, इतना बड़ा तो आप याद कैसे कर पाएंगे, दैट इज द इम्पॉसिबल। लेकिन सर क्वेश्चन में अगर एसआरपी दिया हुआ है तो आपको चेक करना है जिसका एसआरपी कम है वही जाएगा। सो गाइस एसआरपी हम बात करते हैं तो OH माइनस का कम होता है, एसआरपी किसका कम होता है, OH माइनस का कम होता है। तो इसलिए जब OH माइनस एनोड पे जाएगा तो OH माइनस जब एनोड पे जाएगा वो काई में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन गैस है ये जो है एनोड पे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑक्सीजन गैस है ये जो है एनोड पे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर एसआरपी ज्यादा है तो सर वो कैथोड की तरफ जाएगा, और अगर एसआरपी कम है तो हमेशा किस साइड को जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। A device that converts the energy of combustion of fluid like hydrogen and methane directly into electrical energy। वो कह रहा है कि कोई एक डिवाइस का नाम बताइए, कोई एक डिवाइस का नाम बताइए जो एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फील्ड लाइक हाइड्रोजन और मीथेन को डायरेक्टली, हाइड्रोजन और मीथेन को जलाने कंबशन करने के बाद उसको सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते। वो तो हमारे पास भाई फ्यूल सेल होता है, क्योंकि आप ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सुना होगा। इस तरीके से एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, और बीच में उसमें ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है ना, ग्रेफाइट का इस तरीके से रॉड होता है। तो एक साइड हम लोग हाइड्रोजन रखते हैं, दूसरे साइड हम लोग O2 रखते हैं, तो वो फिर डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन मीथेन, ठीक है ना, ये जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा था, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं था, उतना खास कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि आपने याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो गाइज ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आंसर ऐसे लिखा हुआ है KBr प्लस I2 इज इक्वल टू आपको लिया गया है KI प्लस Br2। आप देख रहे हैं यहां से ये Br माइनस है, ठीक है ना, ये Br माइनस जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, कांट ऑक्सीडाइज टू Br2। तो ये पहली बात, तो Br2 में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये वाला स्टेप ऑलरेडी फिजिबल नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। और दूसरी बात जो है, जो आयोडीन है, जो आयोडीन हमारे पास दिया गया है, ठीक है ना, आयोडाइड जो होता है, यहां से ये आयोडाइड प्रोडक्ट में दिया गया है, ये Br2 को Br में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, कांट, ये भी जो है कांट ऑक्सीडाइज, ये भी जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, कांट ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, Br2 को, ब्रोमीन को हम बोलते हैं Br2 में ये कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये सेकंड वाली जो इक्वेशन थी ये हमारे पास फिजिबल नहीं थी, ठीक है ना, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पे विदाउट लूजिंग क्वेश्चन नंबर 10 है, विदाउट लूजिंग इट्स कंसेंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद। वो कह रहा है कि बिना ZnCl2 के कंसेंट्रेशन को लूज किए हम इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जिसके साथ इसको नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है एल्यूमिनियम के साथ हम लोग इसको नहीं रख सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्चुअली जो हमारे पास इसलिए नहीं रख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एल्यूमिनियम है अबव जिंक, एल्यूमिनियम है ऊपर, जिंक से ऊपर है, ठीक है ना, और बाकी एन अदर जो है, ठीक है, और जो अदर एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट प्रेजेंट बिलो, जो अदर एलिमेंट हैं वो इससे नीचे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी जिंक से, ठीक है ना, तो जो जिंक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है वो जिंक को आसानी से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो जब जिंक को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है तो इसलिए जिंक के साथ काय को रखेंगे, है ना, ये जिंक के साथ रहना ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वीडियो लेंगे उसमें बहुत सारे लेवल 2 के बेस पे अदर बहुत सारे जो है क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को और थोड़ा लेवल बढ़ा के और नंबर ऑफ क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका जो है और भी प्रैक्टिस बढ़िया से हो। फिलहाल के लिए हमने इतना ही काफी है। सो गाइस फिलहाल ध्यान देखिए, कंटिन्यूस वीडियो को देख बनाए रखिए और इसको जो है शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।